लास्ट में एफ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो जैसे आप अभी देखो मैंने यहाँ 15.23 लिखा है मैंने, और अगर इसको हम कंपाइल करके देखते हैं तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया तो आपको यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम में आपको एरर दिखा रहा है, और एरर क्या है वो देखो आप, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्सेशन को इस तरीके से आपको दिखा रहा है, डबल टू फ्लोट करके इस तरीके से आपको मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में रूल रेगुलेशन कल इसलिए मैंने काफी एक्सप्लेन किया था काफी डिटेल में। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ पे एफ यूज कर देते हो, सिर्फ एफ लगाना है, और अब इस प्रोग्राम को आप रन करके अगर आप देखेंगे तो अभी अगर आप देखते हो क्या कि इस तरीके से हमने कंपाइल किया और रन किया, अभी आप देखो आंसर आ रहा है 15.23, राइट है। तो इस तरीके से आपको फ्लोट के बारे में आपको इस तरीके से काम करना है, और इसमें आप आगे का भी और भी डिजिट ले सकते हो। मैंने अप टू 6 कहा है, ये नहीं कि आपको 6 ही लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से भी दे दिया, सब लाइक 2 4 5 मैंने यहाँ पे डिजिट दिया, डेसिमल के बाद मैंने 5 डिजिट यहाँ पे लिया है। और अभी आप इसको कंपाइल करके अगर आप देखें तो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगा, और आपको आंसर भी परफेक्ट आ रहा है उसी तरीके से 15.23845 जो भी हमने दिया था वहाँ आंसर हमें दिख रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, उसके में आपको एफ लगाना कंपलसरी होगा। बट नाउ इफ विल टॉक अबाउट द डबल टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट, तो इसमें आपको फ्लोट लगाने की, एफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से एफ लगाओगे फिर रन करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, तो हमें यहाँ पे ये नहीं लगाना है। सिंपल आप इस तरीके से रख सकते हैं, इसमें अप टू 16 तक वो ले लेगा, तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू इतना भी लिया तो भी कोई इशू नहीं है, आंसर हमें मिल जाएगा। अप टू की बात कर रहा हूँ, कोई मैं फिक्स एक नंबर नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डबल x है, और x में वैल्यू मैंने सेम रखा हुआ है, और यहाँ पे x की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर अभी इसको हम रन करके देखें तो आप देख सकते हैं आंसर आपको प्रॉपर आंसर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको हम क्या कहेंगे कि ये डबल टाइप की वैल्यू के लिए हम इस तरीके से यूज हम करेंगे। ओके, तो ये भी हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, क्या अभी हमने कौन कौन सा देख लिया, हमने इंटीजर देख लिया, हमने फ्लोट देख लिया, हमने डबल भी देख लिया, और सभी का रूल रेगुलेशन भी समझ में आ गया। कल जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था उसी को आज मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, और कैरेक्टर के बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या कि कैरेक्टर में मैंने बताया था कि आपको सिंगल कोट लिखना जरूरी है, और मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 10, तो अभी हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे 10 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा सर। कंपाइल टाइम एरर आएगा? नहीं आएगा सर, क्यों क्योंकि नहीं आएगा? सिंगल चाहिए ना कोई। हाँ, सिंगल लेटर ही चाहिए, यानी कुछ भी आप लिखो तो सिंगल ही होना चाहिए, राइट ना, है ना। इसके बारे में बता, जैसे अभी अब मैंने यहाँ पे 1 0 लिख जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग डिजिट हो गया, 1 भी है और 0 भी है। और मैंने आपको बताया था कैरेक्टर का रूल क्या होता है कि सिंगल कोट में आपको लिखना है, बट सिंगल कोट में कोई एक ही सिंगल डिजिट ही हो सकता है, या तो 0 होगा तो चलेगा, या तो 1 होगा तो चलेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैंने कंपाइल करके हम देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पे देखोगे तो ये आपको एरर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ अलग तरह, अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल्स इस तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपको मार्क कर रहा है कि यहाँ पे एरर है, यहाँ भी एरर है। तो इस तरीके से यहाँ पे एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जैसे 0 को मैंने हटा दिया तो अब यहाँ पे एक सिंगल लेटर है ना, सिंगल डिजिट है, नॉट लेटर, इट्स अ सिंगल डिजिट यहाँ पे है। तो अभी अगर इसको हम कंपाइल करके देखें तो आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो है आ रहा है आंसर, जबकि 1 जो है एक डिजिट है, लेकिन मैं इसको एज ए कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि वॉट एवर यू आर राइटिंग इनसाइड द सिंगल कोड दैट बिकम्स कैरेक्टर, बट कंडीशन है कि उसमें सिंगल लेटर होना जरूरी है, मतलब सिंगल सिंबल्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर के बारे में ये कहानी हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम देखेंगे कि अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है, ये वैलिड है? सिंगल कोड में मैंने डॉट यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो सकता है, यहाँ से आंसर आपको प्रॉपर आएगा कि नहीं आएगा, क्या लग रहा है? आना चाहिए सर। बिल्कुल, ये मतलब ये भी तो कैरेक्टर ही है ना, कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो यहाँ पे, वो सिंगल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट सिर्फ लिखा है, अगर इसको हम कंपाइल करके देखें तो ये भी आपको परफेक्टली आपको आउटपुट आपको दिखाएगा, कोई यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। देखो कोई एरर नहीं आया, रन करके देखो आपको डॉट दिख रहा होगा छोटा सा, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे
कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताया। तो नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, कैरेक्टर का मतलब अल्फाबेट से समझते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट बिल्कुल हम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा तो ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में अल्फाबेट लेटर ए लिख दिया। अब इसको आप कंपाइल करके आप देखो आप, तो जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया, अभी आप देखो आंसर आपको दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, यहाँ पे दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अल्फाबेट के साथ साथ यानी कीबोर्ड में आपके पास जितने भी यहाँ पे की है सभी को आप सिंगल कोट के अंदर आप रखते हो, तो दैट बिकम्स कैरेक्टर। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको अल्फाबेट को ही हम सिर्फ कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ABC, ये क्या होगा, नहीं काम करेगा, नो सर, काम नहीं करेगा। है ना। काम तो हाँ, काम तो नहीं जैसे करेगा। अगर हाँ बिल्कुल जैसे हमने इसको कंपाइल किया तो यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आपको दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप है, और उसका रूल रेगुलेशन जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्टली उसी को मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और टाइप था, और वो टाइप कौन था बताओ। एग्जैक्टली स्ट्रिंग था, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हमने कुछ एक वेरिएबल दे दिया, सपोज नेम, है ना। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने नेम दे दिया, और यहाँ पे मैंने नेम में लिखा। अगर मैं इस तरीके से अगर यहाँ पे नेम को मैं प्रिंट करता हूँ, आउटपुट आएगा हमारे पास, नहीं आएगा सर, डबल कोट चाहिए। डबल कोट चाहिए, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो है सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ऐसे लिखता हूँ कि योर नेम इज, और कॉन्केट करके यहाँ पे हमें नेम में प्रिंट होगा। तो अभी इसको रन करोगे आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे डबल कोट लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CNC वेब, है ना। तो ये डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे दैट बिकम्स स्ट्रिंग, ठीक है। अगर अभी इसको आप रन करके अगर आप देखोगे तो अभी आपको आंसर देखो आ रहा है, योर नेम इज CNC वेब, यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर अभी हमें दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसी यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया क्या कि यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ये वैलिड है? वैलिड है सर। यस सर, वैलिड है। है ना, क्योंकि डबल कोट में है, तो डबल कोट और स्ट्रिंग में मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया था कि वहाँ पे सिंगल डिजिट होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो ये भी आपको वैलिड है। तो ये रूल रेगुलेशन में कल एक्सप्लेन कर दिया था काफी डिटेल में, जो लोग मिस किए हैं आप अब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि कल वाला जो ट्यूटोरियल है मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप वैलिड है। तो और देखो ये सब मुझे बात छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है और वहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कल जो जो चीज एक्सप्लेन किया था मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं रहेगा, आप एग्जैक्ट समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या सब चीजें हो रहा है, इंटरनली किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स जो भी मैंने बताया था सभी के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली प्रिंट करके आपको दिखाया कि किस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। चलिए ये चीजें तो अभी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नया कंसेप्ट अभी आज हम देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था हमने, जस्ट मैं उसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए कल जो है मैंने आपको बताया था। अच्छा एक चीज आप लोगों ने गौर किया है या नहीं किया है पता नहीं, मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ था, और आपने देखा क्या कि अभी हमारे प्रोग्राम में कहीं भी एरर नहीं आ रहा है। नॉर्मली जो मेन मेथड लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम लिखते हैं पब्लिक, फिर स्टैटिक, फिर वॉइड मेन। आप ध्यान से देखो मैंने स्टैटिक पहले लिख दिया है और फिर पब्लिक लिखा है, फिर भी ये तो काम कर रहा है ना प्रोग्राम, हाँ राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मली जो मैंने जो कल आपको बताया था कि पब्लिक जो है स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, पब्लिक देन स्टैटिक फिर वॉइड मेन, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन आज मैंने पब्लिक अंदर लिखा हुआ था, आप लोगों ने गेस भी नहीं किया, और आप हम लोग रन करते जा रहे थे, लेकिन प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं आ रहा था, राइट। तो ये पब्लिक हम पहले भी लिख सकते हैं और स्टैटिक के बाद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। रीजन क्या है? अब देखो मैं आपको जो कल एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, रेलवे स्टेशन के बारे में बताया था कि रेलवे स्टेशन पे जाके आपको किसी को लाना है, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि उनके पास जो है रेड क्या था, क्या कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने, रेड कैप येलो था। कलर का टी शर्ट, रेड हाँ हाँ कैप। हाँ, तो वहां पे मैंने, आप ऐसा भी तो हो सकता है जब आप वहां पे जाते हो रेलवे स्टेशन पे उनको ढूंढने के लिए, तो हो सकता है कि उनका कैप जो है उनके हेड में नहीं हो, उनके हाथ में हो, तो भी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। यस सर।
राइट, समझ में आ रहा है ना? तो कोई जरूरी नहीं कि कैप जो है वो हेड में ही होना चाहिए, राइट? तो वही चीज यहाँ पे मैंने करके दिखाया कि पब्लिक को अगर पहले भी लिखा हुआ है, स्टैटिक से पहले भी मतलब बाद में भी लिखा हुआ है तो भी ये काम करेगा। वो मेन मेथड आसानी से इसको मतलब जेवीएम जो है आसानी से इसको फाइंड कर लेगा, ठीक है? तो अगर आपके मतलब इंटरव्यू में अगर आप जाते हो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से रहता है क्या कि पब्लिक यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे अगर पब्लिक लिखा हुआ होता है तो भी आप वहाँ पे बताना कि आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने आपको इसलिए मैंने स्टैटिक करके पहले स्टैटिक करके ही मैंने अभी आपको एग्जांपल सब एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें हो गया, ठीक है? अब लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपको स्टैटिक के बारे में एक ही मीनिंग बताया था मैंने, तो अभी हम लोग इसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का क्या सिग्निफिकेंट है और क्यों हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए अभी हमारे पास मैंने सिर्फ एक ही क्लास यूज किया है, क्लास मैक, जिसके पास हमारे पास मेन मेथड है, ठीक है? अच्छा, ये सब चीज़ों भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किया था, तो मैं अभी नॉर्मल जो हमारा सिंटैक्स है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है और ये चीज़ें मैंने हटा दिया, ठीक है? तो बहुत सारे चेंजेस आप आसानी से आप कर सकते हो मेन मेथड में और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड क्यों लिखा और इधर उधर कहाँ पे कैसे चीज़ें कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए ये जो हमारा एक क्लास जो है, ये क्लास हमारा जो है मैक क्लास है जिसके पास मेन मेथड है, लेकिन हम यहाँ पे खुद का एक क्लास दूसरा क्लास भी बना सकते हैं। और दूसरा क्लास किस तरीके से बनाएंगे? सपोज मैंने यहाँ पे फाइल पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे न्यू किया, एक एम्प्टी यहाँ पे पेज आप देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम सपोज मैंने ए दे दिया, आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास इनबिल्ट मेथड है, राइट? पहले से जो है जेवीएम के पास इस मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन होता है और ये मेन मेथड को कॉल करता है। तो ये तो इनबिल्ट मेथड है, वॉइड मेन जो है इनबिल्ट मेथड है, लेकिन हम खुद का मेथड बना सकते हैं यहाँ पे। तो वो मेथड बनाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी मेथड हम बनाते हैं तो उससे पहले पब्लिक लिखना है, फिर वॉइड रिटर्न टाइप होता है, वॉइड के बारे में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। और अभी मैंने खुद का एक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया हेलो। ये हेलो नाम का एक मेथड मैंने बनाया, ये कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है, मैंने खुद से नाम दे दिया, आप अपना नाम भी यूज कर सकते हो या चाहे आप जो भी चाहो आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है? और ये ब्रैकेट साइन देना है, ब्रैकेट साइन इंडिकेट करता है कि हेलो इज ए फंक्शन और इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, मींस इट डजंट रिटर्न एनीथिंग टू मी। और ये पब्लिक मतलब आपके बारे में मतलब मैंने इसके बारे में बताया था कि ये एक्सेस मॉडिफायर है, इसको हम दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ये मेथड कॉल होगा तो हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, हेलो क्लास ए, ठीक है? ये मैसेज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करना है। आप सेव किस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल पे आप जाइए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए और आप इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम उसी लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कल प्रोग्राम को सेव किया था, टेस्ट जावा के अंदर। और यहाँ पे फाइल के नाम के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि फाइल का नाम हमें क्या देना चाहिए, क्या बताया था मैंने? सेम एज द क्लास नेम। क्लास नेम। तो क्लास का नाम हमने अभी क्या रखा है, क्लास का नाम ए। तो ए डॉट जावा यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? क्लास का नाम जो था ए डॉट जावा और यहाँ पे हमने सेव कर लिया। तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है, ए डॉट जावा यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लास का नाम ए है, एक मेथड बनाया और यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हमने इसे रन किया तो इस क्लास को रन करने के बाद हमें आंसर आएगा, ये मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे या नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वेंकटेश? एक तो सर मेन मेथड चाहिए और दूसरा अगर हमें उस क्लास को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही आंसर आपने बताया, ठीक है? बहुत आगे की बात भी आपने बता दिया, ठीक है, गुड है। तो मैंने आपको एक चीज ये चीज बताया था कि विदाउट मेन मेथड मींस विदाउट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो यहाँ पे है ना, अगर ये नहीं है तो आप जावा के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कल। तो अगर आप एक क्लास की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल यूजर डिफाइंड मेथड है, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी नाम दे दिया, मैंने हेलो नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये मेथड जो है इसको जो जेवीएम है वो इसको नहीं ढूंढने वाला है, राइट? तो ये आउटपुट आपको नहीं आएगा। लेकिन इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करोगे, रन करोगे, तो आपको कंपाइल टाइम कुछ एरर नहीं आएगा, आपके प्रोग्राम यहाँ पे कुछ भी एरर हमने नहीं किया है, आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, बट यू विल नॉट गेट द आउटपुट, ठीक है? तो क्योंकि इसके पास मेन मेथड है ही नहीं तो ये कंपाइल होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि इस क्लास ए के पास मेन मेथड नहीं है, बट हमने क्लास मैक के पास मेन मेथड बनाया हुआ है। So we can access class A from class Mac.
मतलब देखो दोनों जो है अलग अलग फाइल में है, लेकिन दोनों का लोकेशन मैंने सेम रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे टेस्ट जावा करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है और वहीं पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो मैक क्लास से हम क्लास ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ कंसेप्ट हमें समझना होगा कि किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर आपसे अगर कुछ यहाँ पे अगर क्या करना है कि क्लास ए के अंदर मुझे हेलो मेथड को एक्सेस करना है और हेलो मेथड अगर कॉल होता है तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, हेलो क्लास ए प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे हेलो क्लास जो मेथड यहाँ पे हमने बनाया है वो कौन से क्लास में है, क्लास ए क्लास के अंदर में है। तो मुझे क्लास ए से परमिशन लेना होगा। परमिशन लेना मतलब क्या, दैट इज क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी वेंकटेश ने बता रहे थे कि हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या, इस क्लास के अंदर आपको जाना है, देन यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सा मैं आपको सिंपल बोलचाल की भाषा में बताऊं, जैसे मैंने आपको कल क्लासरूम के बारे में बताया था कि क्लासरूम होता है आपके कॉलेज स्कूल में क्लासरूम होता है। तो क्लास के अंदर में बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं, बेंच है, डेस्क है ना, जो वहाँ पे फैकल्टी है वो है, बोर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वहाँ पे एक डोर भी होता है। डोर का क्या पर्पस होता है, अगर डोर नहीं हो तो कोई उस क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, राइट ना, इन और आउट करता हूँ। राइट। तो हाँ, तो उस अगर डोर वहां पे नहीं है क्लासरूम में तो आप उस क्लास के अंदर जा नहीं सकते हो, है ना। तो वहां पे डोर होना, दैट इज ऑब्जेक्ट, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर क्लास। तो हमें क्या करना है कि इस क्लास के अंदर जाना हो, देन वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट बनाने का यहाँ पे सिंटेक्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे बनाएंगे, क्लास मैक के अंदर हमारे पास जो मेन मेथड है यहाँ पे आके बनाएंगे। क्योंकि जेवीएम इसे कॉल करेगा, जैसे जेवीएम इसे कॉल करेगा इसके अंदर आप जो भी क्लास के बारे में बताओ उस क्लास तक वो इंटरनली पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या किया, किस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी किस क्लास के अंदर हमें जाना है, उस क्लास का आप यहाँ पे नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देना है। और ये वेरिएबल के नाम की तरह आप कुछ भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। मैंने एओ लिखा है तो कुछ इसका मीनिंग है कि ए का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ ए, आप इस तरीके से आप समझ सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप भी एओ ही लिखो, आप कुछ भी और अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू लिखना है और फिर आपको लिखना है न्यू ए, कुछ इस तरीके से। तो ये एक सिंटैक्स होता है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जावा में कमेंट हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का नाम ए है जिस क्लास में हमें एंटर करना है, ऑब्जेक्ट का नाम एओ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो आप। इक्वल्स टू न्यू, न्यू से मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि आप मैक क्लास के अंदर आप ए को एक्सेस करने वाले तो उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए। तो न्यू से क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा। और ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है, बट अभी मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं हूँ, तो अभी फिलहाल आप समझो कि जस्ट क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर के बारे में कंप्लीट होल टॉपिक है जहाँ पे हम कंप्लीट 1 घंटा पूरा डिस्कस करेंगे सिर्फ कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अभी जस्ट आप इतना समझो कि क्लास का नाम है और ये मेथड साइन है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसके बारे में डिटेल अभी नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत आगे का टॉपिक है। तो ये जस्ट एक सिंटैक्स आप समझो कि ये है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है। और जब तक कि ये लाइन आप नहीं लिखते हो तब तक आप क्लास मैक्स से क्लास ए को एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है? सर वो दोनों फाइल एक ही फोल्डर में चाहिए? बिल्कुल एक ही फोल्डर में चाहिए, जी हाँ। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि अलग फोल्डर में भी रखेंगे तो कैसे काम करेंगे। बट अभी जो है मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे जो एग्जैक्ट एक्सप्लेन करना है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों हमें सेम फोल्डर में रखना है, ठीक है। और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है कि ये लिखने का मतलब क्या कि नाउ वी कैन एंटर इनटू क्लास ए फ्रॉम क्लास मैक, ठीक है। लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या हमने रखा है, एओ रखा है। तो एओ में यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन कॉल द मेथड एंड मेथड नेम इज हेलो, राइट। मेथड का नाम है हेलो। आपको पूरा वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हेलो और ये ब्रैकेट साइन आपको यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एओ डॉट और मेथड का नाम और ब्रैकेट इस तरीके से देके सेमीकोलन देके क्लोज कर देना है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और ये यहाँ से हमने मेथड को कॉल कर दिया। क्लास मैक्स से हमने क्लास ए के मेथड को हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब हमें कंपाइल किसे करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कंपाइलेशन हम करते हैं जिसके पास मेन मेथड होता है, क्योंकि जेवीएम जो है मेन मेथड को ही ढूंढता है। तो एक क्लास के पास तो मेन मेथड है नहीं, तो इसे कॉल करके कोई मतलब है नहीं। तो हमें कॉल किसे करना चाहिए, मैक क्लास को ही हम
कंपाइल करेंगे और रन भी इसी को करेंगे, क्योंकि JVM जैसे यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से लिंक हो जाएगा इस क्लास के साथ, और जैसे आप ao.hello करते हो तो JVM जो है डायरेक्टली यहाँ पे आके और इसके अंदर जो भी मैसेज है उसको प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है। तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, हमने सारा काम यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो आपको कंपाइल और रन दोनों ही प्रोसेस हमें क्लास मैक के लिए ही करना है, या सिंपल सा आप ये समझो कि जिसके पास मेन मेथड होगा, जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, उसी प्रोग्राम को, उसी फाइल को हमें कंपाइल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कंपाइल का भी प्रोसेस कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ पे किसका कंपाइलेशन कर रहा हूँ, जावासी mac.java लिख रहा हूँ, कहीं भी मैं ए के बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा, और मैंने एंटर किया। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब आप रन कर सकते हो जावा मैक, और मैं रन भी मैक को ही कर रहा हूँ। और जैसे मैं एंटर किया, अभी आपको देखो मैसेज क्या दिखा रहा है, हेलो क्लास ए, यानी क्लास मैक से हमने एक्सेस कर लिया क्लास ए के मेंबर को। आई होप कि चीज समझ में आया होगा कि हम मतलब अलग अलग फाइल हमने लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही फाइल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से इसको हम एक्सेस कर पाते हैं, और उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और ऑब्जेक्ट में यूजिंग डॉट ऑपरेटर आपको यूज करके आप उस पर्टिकुलर मेथड को आप कॉल कर सकते हो। कोई डाउट नहीं, समझने में ओके है? ठीक है, हाँ सर ओके। चलिए ठीक है। अब देखिए ये चीज तो हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है क्या, कि जैसे मैंने सिंगल एक जो ये फाइल है, मैं इसी फाइल में भी हम रख सकते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी क्लास ए अलग रखा, मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसी क्लास में आ जाता हूँ, और या तो मैक के ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यानी अब दोनों ही क्लास मेरे पास एक ही सेम फाइल में आ गया, क्लास ए भी और क्लास मैक भी, दोनों सेम फाइल में हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन काम करेगा, कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा बहुत से आप लोगों के मन में कि अब तो यहाँ पे दो अलग अलग क्लासेस हो गया, और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप फाइल का नाम सेव करो तो वहाँ पे क्या नाम से सेव करना है, क्लास के नाम से सेव करना है। बट यहाँ पे क्लास मैक भी है और क्लास ए भी है, तो यहाँ पे किसके नाम से सेव हमें करना है, तो यहाँ पे भी आपको वही बस कंसेप्ट समझना है, जिस क्लास के पास मेन मेथड होगा उसी के नाम से फाइल का नाम सेव होगा। यानी जिसके पास मेन मेथड नहीं है, जैसे क्लास ए के पास में हमने एक नॉर्मल मेथड बनाया है ना, ये यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, तो इसके नाम से हम फाइल का नाम हम सेव नहीं करेंगे। वी हैव टू सेव द फाइल नेम एज mac.java, बिकॉज मैक क्लास के पास हमने मेन मेथड रखा हुआ है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारा चीज क्लियर मैंने कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और फिर आप उसको कंपाइल करके देखो, रन करके देखो, आपको परफेक्टली आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं? कोई तो बोलो। हाँ ओके सर। हाँ चलिए ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ की चीज आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मुझे अब क्या करना है कि ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लिया, लेकिन अगर हम क्या करें कि पब्लिक और वाइड से के बीच में अगर मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज कर दिया स्टैटिक, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे था वाइड मेन से पहले स्टैटिक लगा हुआ था, तो अगर मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड अगर मैंने यूज यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि अब आपको ये जो प्रोसेस मैंने अभी जो किया था कि ऑब्जेक्ट बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाओ फिर आप उसको कॉल करो, ये सब आपको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अब कैसे कॉल हो जाएगा, अब आप डायरेक्ट लिखो क्लास का नाम डॉट और मेथड का नाम आप लिख दो, डायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्लास का नाम लिखा और डॉट हेलो मेथड का नाम लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया, अब देखो आंसर आ रहा है हेलो क्लास ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। और स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी मेथड से पहले अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है, इट मींस व्हाट दैट यू डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। अगर जैसे आप देखो, अगर मैंने यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड अभी डिलीट कर दिया, अभी मैंने यहाँ पे कोई स्टैटिक नहीं लिखा है, और यहाँ पे स्टैटिक अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट क्लास का नाम लिख दिया और डॉट हेलो मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइल टाइम में ही आपको एरर दिखाएगा, बोलेगा क्या, क्योंकि आप स्टैटिक मेथड ऊपर है नहीं, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है एरर में, एरर क्या दिखा रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड हेलो, इसे बता रहा है कि हेलो जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है। इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा, इसलिए यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है। तो इसलिए स्टैटिक अगर हमने यहाँ पे यूज कर दिया तो अब आसानी से ये कॉल हो जाएगा। और अभी आपको जो मैंने आपको रन करके भी इसको दिखाया
तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए और यहाँ पे परफेक्टली आपका आंसर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे ये समझाने का मतलब ये था कि किसी भी मेथड से पहले अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, इट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्लास का नाम लिखते हुए उसके मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया कि स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं अभी? यस सर। ठीक है, अब आप देखो, तो ये चीज मुझे बताने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे मेन मेथड के अंदर में भी एक स्टैटिक कीवर्ड था, राइट। और मैंने आपको स्टैटिक कीवर्ड का मतलब यहाँ पे अब आप ये समझो कि अगर इस मेथड को कॉल करेगा, कौन कॉल करेगा? JVM कॉल करेगा। मैंने आपको बताया था कि JVM एक वर्चुअल मशीन है ना, उसका नाम ही जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जो जावा वर्चुअल मशीन है, ये क्या करेगा यहाँ पे कि उसे मैक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, इसलिए वहां पे स्टैटिक कीवर्ड रखा गया है ताकि JVM डायरेक्ट इसे कॉल कर ले विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मैक। समझ में आया अभी पर्पस स्टैटिक कीवर्ड का मतलब? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टैटिक जो कीवर्ड यहाँ पे यूज करते हैं कि आपको यहाँ पे जो मेन मेथड को जो JVM कॉल करेगा तो उसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं हो, इसलिए यहाँ पे इसका यूज हम स्टैटिक कीवर्ड किया जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको अलग अलग क्लासेस में किस तरीके से एक्सेस करना है इसके बारे में जब हम उक्त कंसेप्ट एक्चुअल जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग क्लासेस हमें किस तरीके से बनाना है। अभी एक क्लास बनाया, एक क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हम कैसे बनाएंगे, सभी क्लासेस को एक दूसरे से लिंक कैसे करेंगे, ये उस कंसेप्ट का पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये मुझे स्टैटिक को समझाना था, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा चीज मैंने आपको बताया ताकि आपको एक्चुअल समझ में आए कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है। चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अभी अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो हम कुछ इस तरीके से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या? इंटीजर x, y, z। मैंने इस तरीके से लिखा कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गया और तीनों वेरिएबल्स में हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। मैंने x में 10 रखा, y में 20 रखा और z इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे x प्लस y हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन के अंदर में हमने यहाँ पे मैसेज रख दिया क्या कि कुछ इस तरीके से रखा कि सम इज कॉन्केट करके z को प्रिंट कर दिया। तो ये चीज अभी तो क्लियर होगा कि प्लस वाला क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पे x10 है, y20 है, दोनों का एडिशन होगा, z में स्टोर हो जाएगा और z को यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अभी अगर इसको हम रन करके देखें तो अभी यहाँ पे हमने कंपाइल किया और रन किया, आपको दिखा रहा है सम इज 30, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी आप चाहे आप यहाँ से आसानी से इसको परफॉर्म आप करके आप देख सकते हैं। लेकिन आउटपुट अगर आप उस पर अगर आप फोकस करें तो आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है, सम इज 30 आपको दिखा रहा है। बट ये देख के यूजर को ये समझ में नहीं आएगा कि 30 आया कैसे, कि 30 जो आया यहाँ पे कि आपने एडिशन किया। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि सम इज 30 मतलब आपने एडिशन किया है, बट आपने किस किस नंबर का एडिशन किया वो भी आपको बताना चाहिए कि आपने जो एडिशन किया ये 10 प्लस 20 किया, या हो सकता है आपने 25 प्लस 5 आपने किया, या आपने 28 प्लस 2 किया तो 30 आया। यानी 30 आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। तो आपको एग्जैक्ट यूजर को मैसेज आपको देना है क्या कि द सम ऑफ 10 and 20 is 30। यानी हमें कुछ मैसेज इस तरीके से दिखाना है क्या कि the sum of 10 and 20 is 30। इस तरह का मुझे आउटपुट यूजर को दिखाना है ताकि यूजर को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि उस मतलब आप जिस 30 लाए हो वो किस तरीके से आपने 30 लाए हो। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई बताएगा कि हमें सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कोई जो जानता हो थोड़ा बहुत कैसे लिखेंगे, जी बताइए। सर वो z जैसे लिखा है प्लस करके वैसे ही x और y ऐड करेंगे और डबल कोट में ये सब द सम ऑफ एंड इज ये। हाँ सर, ठीक है। सब एक्स एंड सर, वाई Z- अगर लिखे तो भी चल जाएगा ना। सर Z के बाद वो नीचे कॉमा देके प्लस x एंड फिर कॉमा देके प्लस y ऐसा देंगे तो हो जाएगा सर। ओके, लेकिन But, हमें कॉन्केट भी करना पड़ेगा, प्लस सिंबल भी यूज करना सर- पड़ेगा, राइट ना? यस सर। क्योंकि सम इसकी जगह 10 सम लिखने का, z की जगह ऑफ z की जगह x लिखने का, वो वापस प्लस फिर एंड डबल कोट में फिर प्लस बाद में y और फिर इज फिर प्लस z
हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है, जो ठीक है। चाहिए। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं देखो जो कुछ भी मुझे एज इट इज चाहिए उसको डबल कोट में लिखो आप, राइट। तो मैंने डबल कोट में ऐसे कुछ लिख दिया क्या कि द सम ऑफ, राइट। तो ये एज इट इज आ जाएगा और इसके बाहर आके हम प्लस लिख देंगे और यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू, राइट। 10 जो है किस में स्टोर है, एक्स में स्टोर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, इसी में फिर से कॉन्केट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड प्लस वाई कॉन्केट करेंगे और फिर यहाँ पे इज प्लस जेड, राइट है। तो अभी आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, जो मैंने आपको सेलेक्ट यहाँ पे किया हुआ है द सम ऑफ, ये एज इट इज प्रिंट होगा। कॉन्केट किया एक्स की जगह पे, एक्स की जो वैल्यू है 10 आ जाएगा। फिर कॉन्केट करना है आगे क्या, ये भी मैसेज को हमें कॉन्केट करना है, ज्वाइन करना है। तो फिर से एंड एज इट इज आ जाएगा। फिर कॉन्केट किया वाई, जो मैंने लिखा है वाई की जगह पे आपको 20 आ जाएगा, वाई की वैल्यू एज इट इज ये आ जाएगा इज, और फिर कॉन्केट करते हुए फिर जेड की जगह पे जो है वो आंसर आएगा, राइट। इस तरीके से करेक्ट सिंटैक्स ये है। किसी को डाउट समझने में? सबको ओके है? मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके सर। अभी देखो मैंने कंपाइल किया अभी, और अभी आप रन करके देखो, आप देखो आ रहा है क्या, द सम ऑफ 10 and 20 is 30, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एग्जैक्ट आप स्पेसिफिक मैसेज यूजर को दे रहे हो कि आपने किस तरीके से यहाँ पे किसका किसका एडिशन किया तो और क्या आंसर आया। अच्छा, अगर आपसे ये ऐसा मैं बोलूँ कि ऐसा मुझे प्रिंट करके दिखाओ तो कैसे करोगे? ये आप सब लोग आप अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करो फटाफट। कैसे आप लिखोगे, आपको जो समझ में आया, मुझे ऐसा दिखाना है यूजर को। अभी हमने वर्ड में लिख दिया ना कि द सम ऑफ 10 and 20 is 30, हमें कुछ इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। देखिए ट्राई करके, 1 मिनट का टाइम लीजिए और चैट बॉक्स में आप टाइप करके मुझको सेंड कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? एक आंसर हमें आया है अभी। हाँ, ऋषिकेश ने बिल्कुल करेक्ट भेजा है और वेंकटेश ने भी करेक्ट भेजा है। और कोई भेजेगा क्या? बहुत सही आपने लिखा है। ब्रैकेट ब्रैकेट, अच्छा अच्छा वो वाला ब्रैकेट है, ओके ठीक है, ये भी करेक्ट है। अभी सभी लोगों को समझ में आ गया। तुषार भी करेक्ट आंसर दिया है, ओके ठीक है। और कोई आंसर टाइप कर रहा है क्या? तो तुषार को भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया है, वेंकटेश ने भी करेक्ट आंसर दिया है और ऋषिकेश देशमुख ने भी करेक्ट आंसर दिया है। और कोई? चलिए ठीक है, एक और आंसर मेरे पास अभी आया है। विशाल राज, तो ये मैंने जो लिखा है उसी को आपने भेज दिया विशाल। मैंने तो ये चीज लिखा था अभी। हमें इस तरीके से लिखना है, 10 + 20 सिर्फ लिखना है। आपने सम द सम ऑफ, ये तो मैंने अभी करके दिखा दिया। ठीक है, ओके चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये मैसेज दिखाना है। अभी आप मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे लाइन नंबर 14 में क्या है, 10 + 20 = 30, ये मुझे दिखाना है। ना कि हमें ये तो मैंने दिखा दिया किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले 10 दिखाना है। तो 10 किस में स्टोर है, एक्स में स्टोर है। तो हम डायरेक्ट एक्स लिखेंगे। जो वेरिएबल है उसे हमें डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कॉन्केट करेंगे और डबल कोट में हमें प्लस भी दिखाना है तो हम ये लिखेंगे। तो डबल कोट में हमने प्लस लिखा तो प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो ये वाला मैसेज यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमें कॉन्केट करना है और कॉन्केट करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे y की वैल्यू, फिर कॉन्केट करेंगे और फिर डबल कोट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे और फिर कॉन्केट करके z लिखेंगे। कुछ इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। तो x जो होगा, x की जगह पे 10 आ जाएगा। ये कॉन्केट किया और ये जो प्लस डबल कोट में लिखा है मैंने, ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे 10 और 20 के बीच में जो सिंबल है, ये भी मुझे यूजर को दिखाना है और यूजर को जो कुछ भी मुझे दिखाना है एज इट इज, उसे हमें डबल कोट में हमें लिखना है। फिर से कॉन्केट करना है और फिर y, तो सिर्फ मैंने y डबल कोट में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या, y की जगह पे 20 आ जाएगा और फिर कॉन्केट करके डबल कोट के अंदर मैंने =2 लिखा तो =, एज इट इज आ जाएगा और z की जगह पे 30 आ जाएगा। अगर इसे हम अभी रन करके अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, देखो आंसर अभी आप आ रहा है एग्जैक्ट 10 + 20 = 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करने का अलग अलग मैंने आपको सिंटैक्स बताया।
तो कैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, और एक बार आप प्रैक्टिस खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो और किसी को डाउट तो नहीं समझने में? किसी को कुछ डाउट है तो आप बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ के बारे में। अगर सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबको कोई डाउट तो नहीं? तो हम एक छोटा सा एक और हम प्रोग्राम करेंगे और फिर आज के लिए हम आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है मुझे करना क्या है, ठीक है, अब देखिए अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्या कि जैसे अभी हमारे पास x की वैल्यू 10, तो यहाँ पे आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जो भी यहाँ पे सिंबल लिखो उसके अकॉर्डिंग आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से दे दिया, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देगा। यानी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी आप परफॉर्म करना चाहो वो सभी आप यहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हो आप इस तरीके से। जैसे 10 × 20 ये 200 यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। यानी कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब कुछ आप यहाँ पे परफॉर्म करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट पे आता हूँ कि अभी हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या कि आपको करना क्या है कि x की वैल्यू y में असाइन करना है और y की वैल्यू x में असाइन करना है। मतलब वैल्यू को इंटरनली हमें एक्सचेंज करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। आपको कुछ इस तरीके से लॉजिक बनाना है कि x की वैल्यू y में असाइन होना चाहिए और y की वैल्यू x में असाइन होना चाहिए, राइट। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, x की वैल्यू कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, और y की वैल्यू कितना होना चाहिए? ये 10 होना चाहिए। हो गया ना, x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में। तो ये हमें आंसर में इस तरीके से दिखाना है। जब हम रन करेंगे तो वहां पे आएगा कि द न्यू वैल्यू ऑफ x इज 20 और न्यू वैल्यू ऑफ y इज 10। वैल्यू को इंटरनली मुझे एक्सचेंज करना है, तो बताएगा कैसे कर सकते हैं? सर एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, ठीक है, x की वैल्यू वो थर्ड वेरिएबल को असाइन करेंगे, राइट। बाद में y की वैल्यू x को असाइन करेंगे और बाद में थर्ड वेरिएबल की वैल्यू y को। ठीक है, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। ठीक है, तो हाँ, तेजस ने भी वही चीजें बताया कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तुषार ने लिखा है x = y, ये नहीं चलेगा। x = y अगर किया तो अब x के पास y की वैल्यू आ गया, तो एक्सचेंज होगा नहीं, वो जस्ट वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज जो आपने बताया अभी, आपने ये चीज सब लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये, और इसका आंसर सभी लोगों के पास में है। जिन्होंने आंसर नहीं भी दिया है, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी आप जहां भी बैठे हो, आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास 2 ग्लास है और एक ग्लास में दूध भरा हुआ है, दूसरे ग्लास में पानी भरा हुआ है, और मैंने आपको ये कहा कि आपको क्या करना है कि दूध वाले ग्लास से दूध निकालना है और पानी वाले ग्लास में रखना है, और पानी वाले ग्लास में से जो पानी है उसको निकाल के दूध वाले ग्लास में रखना है। तो कैसे करोगे आप? मैं 1 बाय 1 आंसर में सबसे चाहूंगा। इसमें मैं कुछ प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे के बता रहा हूँ कि कैसे करोगे। 2 ग्लास है, एक में दूध है, एक में पानी, दोनों को का अंदर का जो मटेरियल है वो मुझे एक्सचेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं? यस, कोई बताएगा? थर्ड वाला ग्लास लेके। थर्ड ग्लास लेके कर सकते हैं, ग्रेट है, ओके। तो ये चीज आपको सभी लोगों को समझ में आया क्या? तीसरा ग्लास, एक खाली ग्लास हमें लेना पड़ेगा, राइट, है ना। तो तीसरा ग्लास मुझे खाली चाहिए जहां पे हम रख सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पेज में आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन उसी तरीके से करूंगा। क्या कि जैसे क्या x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो अभी मुझे क्या करना है कि मैं उसी तरीके से मैं ग्लास बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको बेहतर चीजें समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 ग्लास हमारे पास में है, और एक ग्लास का नाम है x और दूसरे का नाम है y। x के पास 10 है और y के पास 20 है, ठीक है, इतना चीजें हमारे पास में है। हमने एक और वेरिएबल लिया है जो कि है z, जो आपने बताया कि तीसरा ग्लास ले लिया जो खाली हम करने के लिए यूज हम करेंगे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि जो x की जो वैल्यू है 10, उसको हमें कहाँ रखना होगा? इस z में रखना होगा। तो इसके बेसिस पे इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन आप क्या लिखोगे कि x की वैल्यू हमने किसको असाइन कर दिया है? z में असाइन कर दिया है। तो ये 10 यहाँ पे आ गया,
अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर x की वैल्यू मैंने z को असाइन कर दिया तो अब x के पास वैल्यू है या वैल्यू नहीं है? क्या नहीं है। सब लोगों का आंसर ये है कि मैंने x की वैल्यू अगर असाइन कर दिया z के पास तो अभी x के पास खाली है, ये सब लोग मान रहे हो? ये सब सब लोग मान रहे हो? कोई तो हो जो ऐसा वैल्यू बोलो है कि सर। नहीं। हाँ वैल्यू है। कौन, किसने बताया? क्या नाम है आपका? आपने जो बताया वैल्यू है इसमें? ऋषिकेश। ऋषिकेश, बिल्कुल आपने सही है ऋषिकेश, आपने आंसर बताया। देखिए जब भी, इसलिए मैं आपको डायग्राम बता के मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि नॉर्मली जो क्लास जो है वहाँ पे अगर हमने खाली किया तो वहाँ पे खाली हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने उसमें से उठा के किसी और को आप असाइन करते हो तो वैल्यू कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता है। समझ में आया? तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जो वैल्यू है हमारे पास, x की जो वैल्यू 10 है, इसको जैसे मैंने यहाँ पे z को असाइन किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ असाइन किया। असाइन होने का मतलब ये होता है क्या कि वो वैल्यू कॉपी पेस्ट हुआ है, यानी वो वैल्यू अभी भी x के पास में ही है और z में भी वो वैल्यू चला गया। जैसे आप अपने सपोज कि आप अपने कंप्यूटर में से कुछ फाइल आप ट्रांसफर करते हो पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में ऑप्शन जो होता है दो तरीके से होता है, या तो आप कट पेस्ट कर लो, कट कर लिया तो आपके सिस्टम से निकल जाएगा, सिर्फ पेन ड्राइव में होगा। अगर आपने कॉपी करके उसमें आपने पेस्ट किया तो आपके कंप्यूटर में भी रहेगा और आपके पेन ड्राइव में भी रहता है, राइट। तो यहाँ पे भी जस्ट कॉपी पेस्ट होता है, न कि कट पेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखो आप कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू हम असाइन करते हैं तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है, न कि कट पेस्ट होता है। इसलिए अभी आपको समझना है कि x के पास अभी भी यहाँ पे 10 अवेलेबल है, ठीक है। अभी ये कोई डाउट नहीं, समझने में क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि x की वैल्यू तो 10 में आ गई, यानी x की जो वैल्यू 10 था वो z को असाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम किसको देंगे, x को देंगे। बट तो इक्वेशन हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y की वैल्यू हमने असाइन कर दिया है किसको, x को असाइन किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 10 है तो ये ओवरराइड हो जाएगा। इस केस में ये ओवरराइड होता है, मतलब ओवरराइड होने का मतलब जो पहले वाला वैल्यू वो इरेज हो जाएगा और अब जो वैल्यू हो गया इसके पास 20 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जो y की वैल्यू जब x में आया है तो y के पास अभी भी 20 है। ऐसा नहीं कि y की वैल्यू खाली हो गया, y के पास जो कंटेनर खाली हो गया, बिल्कुल नहीं, इसके पास भी 20 है और ये 20 यहाँ पे आके ओवरराइड हो गया और जो कि पहले 10 था वो वहां से इरेज हो गया, अब वहां पे 20 है। अब हम क्या करेंगे कि z की जो वैल्यू है ये 10 वाला, ये आएगा कहाँ पे, y के पास। तो इक्वेशन क्या हम लिखेंगे कि z की वैल्यू हमने असाइन किया है किसको, y को असाइन किया है। तो अब ये जो 10 है ये यहाँ पे आके ओवरराइड कर लेगा, यानी अब यहाँ पे 10 हो गया। तो आपको यूज क्या करना है अपने प्रोग्राम में, ये लॉजिक आपको यूज करना है, जो दो लोगों ने लिख के भी मुझे सेंड किया चैट में इस तरीके से। तो इंटरनली जो चीजें होता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है अभी, राइट। अब मेरा यहाँ पे एक और न्यू क्वेश्चन इसी में कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं ये चीजें, जेड हमने यूज किया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि अब मुझे थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, मींस विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हाउ कैन वी स्वैप टू वैल्यूज। अब मुझे तीसरा वेरिएबल चाहिए ही नहीं, जेड हमें नहीं चाहिए, जेड हमें यूज नहीं करना है। अब हम कैसे करेंगे, किसी के पास आंसर है क्या? यस, क्वेश्चन समझ में आया? एग्जैक्टली सेम चीज करना है बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जो तीसरा हमने जेड लिया है वो हमें यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है क्या कि स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो वहाँ पे पहले ही आपका आंसर वहाँ पे खत्म कर देता है वो लोग कि आप एक आंसर तो आप बताओगे लेकिन वहाँ पे पहले ही बोल देता है कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमें यूज करना ही नहीं है। देन हाउ कैन वी डू दैट, राइट। तो किसी के पास आंसर है या मैं एक्सप्लेन करूं? एक ने क्या लिख के भेजे हैं, हाँ विशाल x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लेकिन सिर्फ हाँ बिल्कुल सही है, विशाल ने बहुत सही बताया, राइट। तेजस भी सही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सही बताया है, तेजस ने बहुत सही बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तेजस ने सही आंसर दिया है, विशाल ने भी सही आंसर दिया है, दो लोग सही आंसर दिए हैं। लेकिन देखिए अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए एक इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से हमें लिखना क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, x इक्वल्स टू x प्लस वाई, दूसरा लिखा y इक्वल्स टू x माइनस वाई एंड अगेन x इक्वल्स टू x माइनस वाई। मैंने ये इक्वेशन लिखा। अब इस इक्वेशन में आप लोग देखो कहीं पे भी मैंने थर्ड वेरिएबल यूज किया है क्या? मैंने सिर्फ x और y का ही यूज यहाँ पे किया है, मैंने कोई भी यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया है। अब आपको यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू में आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पे होगा क्या। जो गिवन वैल्यू हमारे पास में है वो है 10 एंड 20, यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू है। अब यहाँ पे जो है आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पे पहला जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 30 यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया ये 30 आ चुका है। चलिए अब यहाँ पे कितना आंसर होना चाहिए, x इक्वल्स टू x माइनस वाई, यहाँ पे कितना आंसर होना चाहिए? सरिता बता रही है 10 होना चाहिए। ओके, तो सबका आंसर +10 में, किसी को -10 भी आंसर आ रहा है क्या यहाँ पे? -10 सर। विशाल राज बता रहे हैं -10 आएगा, और -10 अगर आंसर आ रहा है तो आपका आंसर रॉन्ग है, और +10 जिसका आंसर आ रहा है उसका आंसर करेक्ट है। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सब चीजें हो सकता है। हाँ, अदिति भी बता रही है कि 10 आ रहा है, राइट है। तो जिसका +10 है उसका करेक्ट आंसर है, और जिसका -10 है उसका रॉन्ग आंसर है। उसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है क्या कि 30 - 20, राइट, बिल्कुल सरिता ने बिल्कुल सही यहाँ पे इक्वेशन भी इन्होंने परफॉर्म कर दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या कि y इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि x की वैल्यू ओवरराइड होता है, तो x का वैल्यू पहले 10 था, अभी हम ये 10 नहीं है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया है कि नाउ न्यू वैल्यू ऑफ x इज 30। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट आप लोगों ने बताया था कि यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 30 माइनस, और y की वैल्यू हमारे पास 20 है, दैट मीन्स 10, +10 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे x माइनस वाई, तो x का अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे हमने जस्ट अभी 30 फाइंड किया है, और y की वैल्यू अभी जस्ट हमने, अब y की वैल्यू ये यूज नहीं करना है क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू आ चुका है 10, तो यहाँ पे 10 होगा एंड आंसर वुड बी 20। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आप देखोगे क्या कि x की वैल्यू कितना हो चुका है, यहाँ पे 20 हो चुका है, जो कि, और y की वैल्यू 10 हो चुका है, तो वैल्यू स्वैप हो चुका है यहाँ पे, राइट। समझ में आया कि इसके अकॉर्डिंग अब अगर इस इक्वेशन के बाद अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू कितना है, तो आपको बताना है कितना, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया। तो यही था वैल्यू, पहले देखो, पहले x की वैल्यू 10 था, अब y की वैल्यू 20 हो चुका है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इस तरीके से कर सकते हैं। बट एक और तरीका है, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो क्या है, वो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस की जगह पे मैंने मल्टीप्लीकेशन यूज किया, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मैंने डिवीजन यूज किया, कुछ इस तरीके से, यानी x इक्वल्स टू x डिवीजन y। ये भी परफेक्टली काम करेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई, यानी इनिशियल वैल्यू जो हमारा है 10 एंड 20 है, देन 10 इंटू 20 दैट इज 200, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है x डिवीजन y, तो x की वैल्यू हो चुका है यहाँ पे 200, तो 200 डिवाइड y की वैल्यू कितना है हमारे पास 20, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि x डिवाइड y, तो x हो चुका है 200, और y का जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो चुका है 10, then you will get the 20। So again आंसर हमें यहाँ पे इस इक्वेशन से भी मिल रहा है। मतलब क्या कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें अगर ये स्वैपिंग वाला प्रोग्राम करना है, तो एक तरीका मैंने बताया यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक मैंने बताया, और दो इस तरीके से मैं इक्वेशन आपको बताया कि आप यहाँ पे दूसरा तरीका प्लस माइनस के थ्रू भी कर सकते हैं, और तीसरा मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू भी आप ये चीज़ों को कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। आई होप कि आपको लॉजिकल जो पार्ट है कैसे इंटरनली परफॉर्म हो रहा है, पहले मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया। अब इसको जस्ट इसी इक्वेशन को जस्ट हम लोग अपने कोडिंग में यूज़ कर लेंगे। तो मैं वापस से आता हूँ कोडिंग वाले पार्ट पे, और यहाँ पे जैसे x और y यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं जस्ट वो इक्वेशन में परफॉर्म कर देता हूँ, x इक्वल्स टू x प्लस वाई, और यहाँ पे y इक्वल्स टू x माइनस वाई एंड अगेन x इक्वल्स टू x माइनस वाई। और ये इक्वेशन कैसे काम करता है आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, आई होप। और यहाँ पे मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया क्या कि अ न्यू वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे कॉन्केट करके मैंने x को प्रिंट कर दिया, यानी लास्ट का जो वैल्यू होगा x का वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेगा, और y का जो लास्ट वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेगा।
तो ये हमारा y का वैल्यू यहाँ पे हो गया। और कोई जरूरी नहीं कि आप 10 20 ही रखो, आप कोई भी वैल्यू लेके आप टेस्ट कर सकते हो। मैं समझाने के लिए जैसे आप उस तरीके से बताया, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखो आप। तो अभी आप देखो x की वैल्यू हमारे पास हो चुका है कितना 75 और y की वैल्यू हो चुका है 45। इट मीन्स दैट आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशंस आपको आंसर क्या मिलेगा, x की वैल्यू हो जाएगा 45 और y की वैल्यू हो जाएगा 75, यानी वैल्यू एक्सचेंज कर लेगा। हम इसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलेशन मैंने किया, ऑल ओके है, रन किया। देखो आप, मैं दोनों आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा हूँ, कोडिंग का भी और यहाँ पे भी। देखो x की वैल्यू पहले 75 था, यहाँ पे x की वैल्यू 45 हो चुका है और y की वैल्यू 45 था, अब हो गया है 75। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू को स्वैप कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो इस तरीके से। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेक्निकल राउंड में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको तो ये वाला यूज करना है, और एक और तरीका आप थोड़ा सा यूज कर लो तो ये भी प्रॉपरली काम करेगा और किसी भी नंबर के लिए काम करेगा। मैं सपोज मैं इस टाइम दूसरा नंबर को डाल दिया मैंने, है ना 14 डाल दिया एंड 89 डाल दिया। अब इसको कंपाइल करके हम लोग देखते हैं, तो ये भी आपको परफेक्टली काम करना चाहिए। कंपाइलेशन ओके हो गया। अभी आप देखो x हो गया 89 जो पहले 14 था, एंड y इज 14, पहले यहाँ पे y की वैल्यू 89 था। तो ये दोनों तरीके से जो मेन पार्ट था बताना, और थर्ड वेरिएबल वाला पार्ट तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया कि किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ यहाँ पे होगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। और अभी जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे आप, आज मैं कुछ असाइनमेंट इसमें नहीं दूंगा। जो मैंने प्रोग्राम अभी तक किया है, मैंने कल टोटल 19 प्रोग्राम किया है, 19 प्रोग्राम मैंने अभी आज आपको बताया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये प्रोग्राम मैं आपको मेल पे आपको सेंड कर देता हूँ। और प्लस ये जो ट्यूटोरियल जो अभी मैंने आपको बताया, ये रिकॉर्डिंग में चल रहा है, तो इसको मैं यूट्यूब पे भी आप डाल दूंगा। तो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये चीज़ें आप जो भी मैंने बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद से जैसा जैसा मैंने प्रोग्राम बताया है, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस आप करके आप देखें। असाइनमेंट मैं कल दूंगा, ठीक है। तो आज जो है आप जैसा मैंने आज बताया है और कल का जो भी एक्सप्लेनेशन किया था, वो सब कुछ आप अच्छे से समझ के, और प्रोग्रामिंग करते टाइम थोड़ा सा रेफरेंस आप ले लो, लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा बनाओ जहाँ पे आप रेफरेंस बिल्कुल नहीं लो आप, और फिर आप वहाँ पे वो चीज़ें आप कर सकते हो वहाँ पर। हाँ तेजस, मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और जो लोग न्यू आज ज्वाइन हुए हो, आप अपना ईमेल आईडी मुझे चैट बॉक्स पे आप डाल दीजिए, ठीक है। तो आज का जो भी मैंने कोडिंग किया है, ये कोडिंग आपको मेल पे सेंड कर सकूंगा, और जो भी मैंने यहाँ पे लॉजिक का पार्ट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सब कुछ मैं आपको मेल पे आपको सेंड कर दूंगा। और यूट्यूब चैनल का जो मेरा लिंक है वो डायरेक्टली मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो आप ठीक है। तो जो जो न्यू है वो अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, और बाकी का जो ईमेल आईडी है मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मैं उनको मेल पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आज जो सेशन हुआ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं जिस दिन जो बता रहा हूँ उसी दिन 100% मेरे सामने आज के आज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को समझ में 100% आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम करके देखेंगे तो हमारा 100% होगा, ऐसा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ आपको 100% यहाँ पे समझ में आना चाहिए, और थोड़ा सा और परफेक्शन के लिए आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया कि मतलब जो जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया था। हाँ सारिका, मैं आप अपना ईमेल आईडी आप सेंड कर दीजिए, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा चैनल का जो नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है जावा बाई कुमार, ठीक है। विदाउट स्पेस आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जावा बाई कुमार से भी फाइंड कर सकते हो आप। और वैसे मैं आपको लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। एक सेकेंड, मेरा जो चैनल है वो है ठीक है, ये मेरा चैनल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, और आप जीमेल का आईडी वगैरह हो तो आप सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको सारा डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग फिर से सेम टाइम में, बस यहाँ से जहाँ तक आज मैं कंप्लीट यहाँ पे आज छोड़ा हूँ, बस यहीं से हम आगे हम स्टार्ट करेंगे। और जो कल का सेशन होगा वो कंप्लीट डायनेमिक हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे, जहाँ पे यूजर के साथ इंटरेक्शंस किस तरीके से होगा। आज यहाँ पे जो भी हमने कोडिंग किया वहाँ पे यूजर के साथ कुछ इंटरेक्शंस नहीं हो रहा था,
तो हमें यूजर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शंस करना है कि ये जो वैल्यू है एक्स और वाई हमने खुद से असाइन कर दिया है एज ए प्रोग्रामर, हमें यूजर के साथ किस तरीके से स्ट्रिंग इनपुट लेना है, फ्लोट इनपुट किस तरीके से लेना है, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को समझने में भी। आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कुछ तो हम एकेडमिक वाला काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बना के आपको बताऊंगा कि आपको मज़ा आएगा, समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम, हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ सुदर्शन, कुछ बोल रहे थे क्या आप? क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? ओके है, ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं आपको जो भी अभी मैंने कोडिंग किया आपको मेल पे सब सेंड कर देता हूँ। और आप लोग मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करके आइए, ताकि आपके पास समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहेगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, है ना। और अगर अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपने खुद से भी सारा प्रोग्राम कर लिया तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस जब आएगा तो फिर सीखने का अलग ही मजा आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं एग्जैक्ट सेम टाइम 7:30 पे मिलते हैं। ठीक है, कोई थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट डिले करता हूँ, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगा। तो आई होप कि आप सब लोग टाइम पे 7:30 में एकदम बिल्कुल लॉगिन करके आप बैठ जाइए। ठीक है, और अगर हो सके, पॉसिबल हो तो लास्ट में मैं थोड़ा सा सभी लोगों के साथ में इंटरेक्शंस करना चाहूँगा विथ फेस कैम ऑन। ठीक है, तो कल जो है हम लोग फेस कैम ऑन करके मैं सभी लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा, थोड़ा सा इंटरव्यू में किस तरीके से क्या सब क्वेश्चंस होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से इंटरेक्शंस होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं लास्ट के 10 मिनट बात करूंगा। और उसमें मैं चाहूंगा कि सब लोग आप फेस कैम ऑन करके रखिए, तो पहले से प्रिपेयर होकर रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर हम हेलो लोग, सर। हाँ हेलो सर, हाँ एक्चुअली मैंने स्वप्निल बोल रहा हूँ। हाँ स्वप्न बताइए। मैंने चार्ट में भेजा है, एक्चुअली मेरे दो कीपैड के एक दो बटन काम नहीं करते, तो मैंने भेजा है आय और वो काम नहीं करता, तो swapnil@gmail.com ये है मेरा मेल आईडी। एक इसमें आय सेकंड, और वो कल मैंने भेजा शो था, नहीं होता। आपको मिल आया था कि नहीं कल? नहीं आया मुझे, वही अरे वही अरे, प्रॉब्लम। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आप अपना ईमेल आईडी मुझे प्रोनाउंस करो जरा। SWAPNIL, देख रहे हो आप, सही है? उसके बाद क्या है? DHARAV BHA, DHARAV D फॉर डॉल डॉल अच्छा डॉल DHARM, DHARAV ME, राइट? हाँ @gmail। सही है ना, स्पेलिंग सही है? या ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं आपको कल वाला भी आपको सेंड कर देता हूँ, और आज जो मैंने बताया वो भी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली कल मेरा सेशन एंड हो गया था जब तक मैं सेंड कर रहा था। ओके चलेगा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी। कल वाला भी सेशन करता हूँ और आज वाला भी सेशन सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ और सर। जो आज न्यू ज्वाइन की हो, मैं कल वाला जो कोडिंग था वो भी मैं सेंड कर दूंगा। और आप यूट्यूब चैनल पे भी मैं कल वाला जो ट्यूटोरियल है वो मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। और किसी ने मिस किया हो, जो आज न्यू ज्वाइन किया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं आज एग्जैक्ट लिंक भी सेंड कर दूंगा मैं वहाँ पे। ठीक है, और आज का भी जो सेशन है वो यूट्यूब पे आ जाएगा, मतलब रात में तक में आ जाएगा, अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलेगा, ठीक है, फिर मिलते हैं थैंक यू सर। tomorrow at the same time. Okay, thank you so much for your थैंक time. यू। Okay, थैंक thank यू। you.